Okay. Good morning to all of you. What topic was going on in last session? Internal structure of Earth. Today the topic will be earthquake. We will try to know about the circuit of information about the earthquake, seismology. हम लोग आज पढ़ेंगे कि भूकंप क्या है और भूकंप विज्ञान क्या है। दोनों में अंतर है ना। भूकंप विज्ञान क्या है, भूकंप क्या है, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। जैसे कि भूकंप आती कैसे है, भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है, कितने प्रकार का भूकंप होता है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है पूरे विश्व में जहां भूकंप बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा आती है, ठीक ना। इट इज सेड अबाउट द जापान इज द प्रोन ऑफ अर्थक्वेक। जापान इतना भूकंपित क्षेत्र है कि दिन भर में लगभग धरती डोलते ही रहता है, ठीक ना। परिप्रशांत क्षेत्र में आता है। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट आउट कर लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट पे हम लोग देखेंगे आज। डिफिनेशन पहले देखना है, उसके बाद रीजन देखेंगे, काउज, भूकंप होता क्या है, किस कारणों से होती है। उसके बाद फिर इसको देखें क्लासिफिकेशन, कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, किस प्रकार का भूकंप होता है। उसके बाद फिर है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आता है कि किन किन क्षेत्रों में भूकंपित है, भूकंप किन किन क्षेत्रों में ज्यादा आता है। पूरे वर्ल्ड मैप में हम लोग देखेंगे कि कहां से ज्यादा इसकी उत्पत्ति होती है। उसके बाद नेक्स्ट है एडवांटेज, एंड डिसएडवांटेज। भूकंप का कोई फायदा भी होता है क्या, क्या होता है। पठार बन जाता है, तो हम तो भूकंप की बात कर रहे हैं। मैग्मा तो ज्वालामुखी में आ जाएगी ना। भूकंप, हाँ एक फायदा होता है, हाँ अंदर का जो जीवाश्म है वो ऊपर आ जाता है। अंदर का कितने अंदर, 1 करोड़ 2 करोड़ साल पहले ऊपर आ जाता है, मतलब फायदा भी है। और डिसएडवांटेज तो कहने की जरूरत ही नहीं है भूकंप के बारे में, नहीं, डिवास्टेटिंग कैटास्ट्रोफिक है ये। सिस्मोलॉजी, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिस्मोलॉजी, भूकंप विज्ञान, सिस्मिक वेव, भूकंप तरंग, ठीक है। ये सभी टॉपिक है, ये सभी पॉइंट है। टुडे द लेक्चर विल प्रोग्रेस। क्या, अच्छा ठीक है, जो फायदा है हम लोग देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर वेव होता है आइसोसिस्मिक, सम भूकंप, और होमोसिस्मिक, सह भूकंप। इसको हिंदी करना भी होगा क्या, नहीं ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भूकंप क्या होता है। कैसे जानते हैं कि भूकंप आ गया, कैसे होता है, क्या होता है ये। इट इज ए
फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ मोशन वेव। एक एनर्जी है, ये गहरा भी हो सकता है, छिछला भी हो सकता है, सैलो हो सकता है, डीप पॉइंट में भी जा सकता है। अप्रोक्सीमेटली 700 किलोमीटर तक इसका सेंटर हो सकता है। ठीक है, तो भूकंप क्या होता है, लिख लीजिए। अर्थक्वेक इज ए वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस, ओ सॉरी हिंदी मीडियम है ना, भूकंप भूपटल की, भूकंप हिंदी मीडियम है ना, आप इंग्लिश मीडियम है दोनों में अच्छा, क्या समझ में नहीं आता ऐसे में कि इंग्लिश मीडियम में लिखा है या हिंदी मीडियम में लिखा है? अच्छा ठीक है, लिखे। अर्थक्वेक इज ए वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस ऑफ, earthquake is a vibration or oscillation of surface of the earth caused by transient disturbance, caused by transient disturbance of elastic and gravitational equilibrium of rocks at or beneath the earth surface, beneath the earth। एक दोलन है, क्या है ये, कंपन है, वाइब्रेशन है, ऑसिलेशन है, किस चीज का, पृथ्वी के ऊपरी सतह का। तब हम अनुभव करते हैं ना कहाँ भूकंप आया है। लेकिन हिंदी मीडियम वाले लिख ले, भूकंप भूपटल की, भूकंप भूपटल में होने वाला एक कंपन और दोलन है। भूकंप भूपटल में उत्पन्न होने वाला एक कंपन और दोलन है जो धरातल के ऊपर या नीचे, जो धरातल के ऊपर या नीचे चट्टानों की लचीलापन और गुरुत्वाकर्षण की सम स्थिति में, गुरुत्वाकर्षण की सम स्थिति में चट्टानों की लचीलापन और गुरुत्वाकर्षण की सम स्थिति में क्षणिक अव्यवस्था होने के कारण उत्पन्न होता है। सर हम लोग पढ़ चुके हैं कि कितने लेयर में बटा हुआ है, ये 3 लेयर में बटा हुआ है ना, सियाल, सीमा एंड नीफे। और हम कह रहे हैं कि सियाल और सीमा के नीफे जो है उसी किलोमीटर में डिवीजन किया गया है। सबसे लास्ट, सबसे डीपेस्ट पॉइंट की जो भूकंप होगा, जहां सेंटर होगा, अप्रोक्सीमेटली 700 किलोमीटर जा सकता है। 700 किलोमीटर गहराई बहुत बड़ी होती है। तो ये तो डेफिनेशन हो गया कि भूकंप होता क्या है, कैसे है, इसको हम फील कैसे करते हैं, कैसे फील किया जाएगा इसको, होता है सिस्मोग्राफ होता है। भूकंप मूल जो होता है कहाँ उत्पन्न होता है, ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक अंडर द अर्थ सरफेस। जब भी होगा तो भूकंप का जो मूल होगा, केंद्र होगा, सबसे कहाँ होगा, भूकंप के स्थल के नीचे होगा, धरातल के नीचे होगा। किलोमीटर तक जा सकती है गहराई। लेकिन जैसे ही ये हिट करता है, जैसे ही भूकंप आने की संभावना होती है या फिर आता है, तो सबसे पहले हिट कहाँ होता है, अर्थ सरफेस पे होता है। तो जिस सरफेस पे हिट करता है, जिस सरफेस को टच करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्या कहते हैं, एपी सेंटर कहते हैं। अगर मान लीजिए सरफेस है,
कौन सा पोर्शन स्ट्रांग होगा? बीच वाला होगा। एपिसेंटर ये बनाएगा, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, ठीक ना, और नीचे भी जा सकता है, तो मान क्यों नहीं जाएगा? हम तो ये कह रहे हैं कि पृथ्वी गोल है ना, तो किसी भी चीज को जब पृथ्वी गोल होगी तो उसका क्या होगा? सर्कुलेशन में जाएगा ना, सर्कुलेट करेगा वो। तो ये तो हम आपको समझाने के पर्पज से बोल रहे हैं कि यहाँ सरफेस पे हिट करेगा ये। तो ये हो गया फोकस और ये हो गया एपिसेंटर। अब यहाँ एक जंत्र लगा होता है, जंत्र, ठीक है, एक मशीन है, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसको जंत्र कहते हैं। यहाँ ये भूकंप है और इतने तीव्रता, इतने इंटेंसिटी और इतने मैग्नीट्यूड का ये भूकंप आया है, यही होता है ना। अगर मान लिया पृथ्वी के अंदर में सपोज दैट इस तरह से मान लिया स्ट्रक्चर बना हुआ है, कभी कभी ज्वालामुखी भी फटती है, नहीं, ज्वालामुखी कारण हो सकता है भूकंप का, या भूकंप भी ज्वालामुखी का कारण हो सकता है? क्या दोनों में रिलेशन है? ज्वालामुखी कारण हो सकता है भूकंप का, और भूकंप ज्वालामुखी का कारण होगा या नहीं? क्या चीज? ज्वालामुखी के कारण भूकंप हो सकती है और भूकंप के भी कारण ज्वालामुखी हो सकती है। कारण नहीं हो सकता है, लेकिन क्या उसको हेल्प कर सकता है कि नहीं? असिस्ट करेगा। मेन काउज नहीं हो सकता है लेकिन असिस्ट करेगा। तो ज्वालामुखी जब फटता है तो बहुत तीव्र गति से नीचे से मैग्मा का प्रेशर ऊपर कस्ट पे जैसे ही पड़ता है तो क्या करता है? धरती को फाड़ देता है, ठीक है। और धरती को फाड़ देने का मतलब है कि वो तो फिर भूकंप का क्षेत्र तैयार करेगा, दोलन पैदा कर देगा, कंपन पैदा कर देगा पृथ्वी के सरफेस पे, तो वहां से भी भूकंप आ जाएगी। तो अब लिखें आगे बढ़ के, काउज, क्या क्या कारण हो सकता है? कुछ आइडिया है भूकंप उत्पन्न होने का क्या कारण हो सकता है? और एक्सोजेनेटिक दोनों प्रभाव बना सकता है इस पर, ठीक है। तो पहला वोल्केनोसिटी हो गया, दूसरा एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स हो गया। यस, नो डाउट, मतलब जहां से कंपन पैदा कर सकता है, जो भी कारण हो सकता है वो इसका कारण बन सकता है, रीजनेबल है वो, ठीक है, भूकंप के लिए। और बताएं, फॉल्ट का नाम तो जरूर सुने होंगे। एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक। These all are maybe caused for the earthquake. वोल्केनोसिटी हो गया, फॉल्ट हो गया। फॉल्ट को क्या कहते हैं हिंदी में? फॉल्ट, फॉल्ट, फ्रैक्चर एंड फॉल्ट, फोल्ड एंड फॉल्ट। क्या होता है फोल्ड एंड फॉल्ट? भ्रंशन होता है, भ्रंशन, जिसको भ्रंश कहते हैं, ठीक ना। ट्रांसफॉर्म भ्रंश होता है, बहुत तरह के भ्रंश होता है। तो अब ये हमको समझना है कि वोल्केनोसिटी से भी होती है, भ्रंश से भी होता है, एंडोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो अर्थक्वेक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मेन कारण है, वो क्या है? प्लेट टेक्टोनिक है। तो प्लेट टेक्टोनिक में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर प्लेट कितने प्रकार का होता है, और कौन सा प्लेट कम गहरे वाले भूकंप को पैदा करेगा, कौन सा प्लेट ज्यादा गहरे वाले भूकंप को पैदा करेगा, और कौन सा प्लेट
उससे भी कम या उससे भी ज्यादा गहरे वाले भूकंप को पैदा करेगा। तो सबसे पहले वोल्केनोसिटी क्या होता है? लावा का निर्माण होता है अंदर में, और वो क्या होता है, प्रेशर के कारण ऊपर आएगा, पपड़ी पर हिट करेगा, पृथ्वी के पपड़ी पे क्या करेगा, हिट करेगा। और कल हम ये चीज बता चुके हैं, मान लिया ये वोल्केनोसिटी यहाँ से सेंटर बन रहा है और यहाँ जाकर के हिट करेगा, और इससे कौन सी धारा चलती है, यहाँ कौन सी धारा चलती है? संवहनीय धारा, तापीय संवहनीय धारा। ठीक है, क्या है ये? तापीय संवहनीय धारा है। थर्मल कन्वेक्टिव, थर्मल कन्वेक्टिव करंट है ये। और थर्मल कन्वेक्टिव करंट जब होता है तो क्या करता है, ये जाकर कहाँ टच करेगा, ये पपड़ी पे टच करेगा, और पपड़ी पे टच करने का इसको क्या कर सकता है, या तो वोल्केनोसिटी तो फाड़ भी सकता है, रप्चर कर सकता है ये क्रस्ट को, और नहीं तो फिर क्या करेगा, ये इस दिशा में थर्मल कन्वेक्टिव करंट क्या करेगा, ये इस दिशा में मुड़ जाएगा। अगर ये इसके पास ये पावर नहीं होगी कि रप्चर कर दे इस क्रस्ट को, तो क्या करेगा, ये विपरीत दिशा में मुड़ जाएगा। अब जब विपरीत दिशा में मुड़ जाएगा, यहाँ पहुंचेगा मान के चले, फिर इस तरह से अगर मान लिया, यहाँ से भी अगर मान लिया इस तरह से मुड़ा होगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। अब यहाँ जाने के बाद दोनों टकराएगा, टकराएगा ना। अब दोनों जब टकराएगा तो कहाँ जाएगा स्थिति, ये नीचे की ओर फिर जाएगा कि नहीं जाएगा, कोई समझ लो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये नीचे जाएगा। अब यहाँ जो ये अब क्या करेगा, यहाँ के जो मटेरियल है इसको यहाँ लेके चला आया, और यहाँ का जो मटेरियल है इसको नीचे लेके जा रहा है। दोनों स्थिति में यहाँ रप्चर होगा क्रस्ट, ध्यान से समझ रहे हैं ना, दोनों स्थिति में रप्चर होगा क्रस्ट यहाँ। अब इस स्थिति में क्या होगा और इस स्थिति में क्या होगा, यहाँ संपीड़न होगा, कंप्रेशन होगा, और यहाँ क्या होगा, टेंशन होगा। समझ में आ रहा है ना, यहाँ क्या होगा, टेंशन होगा, और यहाँ क्या होगा, यहाँ कंप्रेशन होगा, संपीड़न। क्या यहाँ से ऊपर कैसे जाएगा, यहाँ नीचे जाएगा, वो तो प्लेट टेक्टोनिक में हम बताएंगे कौन सी प्लेट नीचे जाएगा। अब इधर दो से आ रहा है तो क्या किया, ये नीचे चला गया, और वहां से क्या हुआ, एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रहा है। तो यहाँ क्या होगा, फॉल्ट का निर्माण हो जाएगा, जिसको भ्रंश कहते हैं, ठीक ना। ये क्या होगा, फॉल्ट का निर्माण हो जाएगा, यही फॉल्ट का निर्माण करेगा। फॉल्ट का निर्माण तो यहाँ भी होगा कि नहीं, क्या होता है या वोल्केनो में क्या होता है, ज्वालामुखीयता में लावा जो है, मोल्टेन लावा होता है, बहुत गर्म होता है, बहुत तीव्र गति से वो क्या करता है, पपड़ी को फाड़ करके बाहर निकल जाता है, और वही बाद में जाकर के बहुत तरह के शंकु का निर्माण करता है, बहुत तरह के पर्वतों का भी निर्माण करता है, और वो ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जाना भी जाता है। तो जब उसमें प्रेशर पृथ्वी के किसी भी दिशा में प्रेशर उत्पन्न करता है, तो यहाँ भी क्या करता है, कंपन कर देता है। अब कंपन करने के बाद क्या है, भूकंप आ जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट फॉल्ट का कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या होता है, सेम सिचुएशन होती है, इसमें भी पृथ्वी को कंपन करने की क्षमता है। तीसरा इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक है, इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक में सभी इंक्लूड है। समझ में आ रहा है ना, इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक में सभी इंक्लूड है। और एक जो है एंथ्रोपोसेंट्रिक है या मानव निर्मित, ह्यूमन इंड्यूस्ड, ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। प्लेट टेक्टोनिक सबसे लास्ट में समझाएंगे। ह्यूमन इंड्यूस्ड में क्या होता है, मानव अपनी सुविधा के लिए, अपनी मतलब अच्छे जीवन जीने के लिए या फिर विकास के लिए बहुत सारी चीजों को निर्माण करता है, डैम वगैरह को, रिजर्वियर को, वाटर बॉडीज को, बहुत बड़ा बड़ा डैम का निर्माण करता है। और वो जब डैम का निर्माण होता है तो पृथ्वी पे कहीं ना कहीं प्रेशर उत्पन्न करता है,
और प्रेशर जब उत्पन्न करता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स को प्रभावित कर देता है, और जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स को प्रभावित करेगा तो फिर कंपन उत्पन्न होने की संभावना बन जाएगी। जैसे एग्जांपल देते हैं, 1931 की बात करते हैं। ग्रीस में मैराथन एक डैम था, ग्रीस में भी बना हुआ है, मैराथन एक डैम था, जिसके कारण इतनी तीव्र गति की भूकंप आ गई थी, कुछ कहने का नहीं, क्योंकि उसका एरिया बहुत बड़ा था। उसका एरिया बहुत बड़ा था, 200 स्क्वायर किलोमीटर लगभग, या 100 स्क्वायर किलोमीटर। आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा क्षेत्र में रिजर्वियर अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर था, तो इतनी बड़ी ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या क्या हुआ, पैदा किया, और जिसके कारण उसमें क्षणिक क्या हुआ, अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। वहां भूकंप बहुत तीव्र गति से आया था। तो ह्यूमन मानव जो होता है, ह्यूमन इंड्यूस्ड जो होता है। दूसरी बात अभी आपने बोले कि ब्लास्टिंग होता है, पहाड़ों पे क्या करते हैं ना, पत्थर को तोड़ने के लिए हम उसको ब्लास्ट करवाते हैं, ठीक ना, डायनामाइट लगा करके या बम लगा करके उसको उड़वाते हैं। अब उड़वाने के भी फिर वहां भी कंपन हो जाता है, तो वहां से भी भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। तो ये सब कारण है। इसको लिखना है क्या, लिखना है, ठीक है, लिखें। प्लेट टेक्टोनिक लास्ट में समझाते हैं, वो डिटेल में जाना होगा उसमें, तो समझा के उसके बाद फिर लिखाएंगे उसको। पहला में वोल्केनोसिटी है, आप लोग ट्रांसलेट कर लेंगे इंग्लिश में, कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा तो हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, ज्योग्राफी में मीडियम से ज्यादा दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि दोनों को बोलना पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर उपस्थित रेडियो सक्रिय पदार्थ मोल्टेन मैग्मा, द्रवित मैग्मा, मोल्टेन मैग्मा, द्रवित मैग्मा जब वो बहुत गर्म अवस्था में होती है, जब वह बहुत गर्म अवस्था में होती है, तो अपने आकार को फैलाने के लिए विवश होती है, अपने आकार को फैलाने के लिए विवश होती है, एवं उसकी प्रवृत्ति बाहर निकलने की होती है। बाहर निकलने की होती है। जब ये मैग्मा पृथ्वी के बाहरी सतह की ओर अग्रसर होती है, जब ये मैग्मा पृथ्वी के बाहरी सतह की ओर अग्रसर होती है, तब यह पृथ्वी के क्रस्ट पे, पृथ्वी के क्रस्ट पे या पपड़ी पर, या पपड़ी पर एक जोरदार झटके के साथ, एक जोरदार झटके के साथ प्रहार करती है, और जिसके कारण जिसके कारण भूकंप आने की संभावना, और जिसके कारण भूकंप आने की संभावना बन जाती है।
फॉल्ट, भ्रंशन, भ्रंशन में लिखेंगे। फॉल्ट, भ्रंशन। पृथ्वी पर आंतरिक और बाह्य बलों के कारण चट्टानें या प्लेटों एक दूसरे से टकराकर तनाव या संपीड़न उत्पन्न करती है। तनाव या संपीड़न उत्पन्न करती है। It produces tensions and compressions due to collision of the various type of rocks and plate। क्या लिखे? तनाव या संपीड़न उत्पन्न करती है, जिसके कारण भूपटल पे भ्रंश की उत्पत्ति हो जाती है। जिसका प्रभाव भ्रंश की उत्पत्ति हो जाती है। और यह ज्वालामुखीयता की या ज्वालामुखी की, क्या लिखे हैं? पूरा सेंटेंस बोलेंगे आप। जिसका प्रभाव, सेंटेंस चेंज हो गया ना, कोई बात नहीं है, तो लिखिए जिसका प्रभाव भूकंप पे, जिसका प्रभाव भूकंप पे प्रत्यक्ष रूप में पड़ता है। उसके बाद सेंटेंस अगला लिख लेंगे, और यह ज्वालामुखी को एक सुगम रास्ता, और यह ज्वालामुखी को एक सुगम रास्ता प्रदान करता है। और बाह्य बल है इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक। पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण पृथ्वी की चट्टानें, पृथ्वी की चट्टानों में क्षैतिज और लंबवत, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मूवमेंट होता है। क्षैतिज और लंबवत संचालन होता है। जो कहीं महादेश और कहीं पर्वत के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। जो कहीं महादेश और कहीं पर्वत के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है, भूकंप की स्थिति पैदा करती है। भूकंप की स्थिति पैदा करती है। फोर्थ पॉइंट, मानव निर्मित। फोर्थ पॉइंट, मानव जनित। नो, इसमें हो गया है, अब मानव जनित में लिखना है। लास्ट पॉइंट में मानव जनित, इसमें लिखिएगा। पृथ्वी पे
मनुष्य द्वारा बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया जा रहा है। पृथ्वी पे मनुष्य द्वारा बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें विशाल मात्रा में पानी को रिजर्व किया जाता है। पानी को रिजर्व या पानी को संरक्षित किया जाता है, जिसके कारण पृथ्वी पे एक दबाव की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके कारण पृथ्वी पे एक दबाव की स्थिति उत्पन्न होती है। तथा चट्टानों का लचीलापन और गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में अव्यवस्था पैदा हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में अव्यवस्था पैदा हो जाता है और यह भूकंप की स्थिति पैदा करती है। एग्जाम्पल उदाहरण में ग्रीस में ग्रीस में मैराथन डैम का निर्माण किया जाना जो तीव्र गति की भूकंप का एक कारण बना था। Okay, now we will discuss about plate tectonic. प्लेट विवर्तनिकी। सबसे पहले समझेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक होता क्या है। सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि प्लेट भी होती है। प्लेट क्या होता है? प्लेट क्या होता है? लगभग 6 about there are 6 major plate. अगर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अगर एक प्लेट मानते हैं तो 6, अलग अलग मानते हैं तो 7, तो 6 मेजर प्लेट है। और ये मेजर प्लेट कौन कौन है? सभी कॉन्टिनेंट के नाम पे है ना। जैसे है एशिया हो गया, इंडो ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया कभी कभी किसी बुक में अलग प्लेट का नाम दे दिया गया है, किसी के साथ एक साथ जोड़ दिया गया, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट उसको कहते हैं। यूरेशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका प्लेट हो गया, साउथ अमेरिका प्लेट हो गया, यूरेशिया प्लेट हो गया, एशियाटिक प्लेट हो गया। मतलब ये सब 6-7 प्लेट मेजर प्लेट है, बड़ा बड़ा प्लेट है जो कॉन्टिनेंट के नाम पे ही है और उस पे कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। ठीक है, तो 6 मेजर प्लेट। और माइनर प्लेट 20, इसको लिख लीजिएगा। माइनर प्लेट 20 है। अच्छा, दूसरी बात, कल की क्लास में पिछले क्लास में हम लोग बता चुके हैं कि प्लेट का निर्माण कैसे हुआ था। ठीक ना, कैसे हुआ था? रप्चर किया था, क्रस्ट को क्या कर दिया था? रप्चर कर दिया था। और कितना सेवरल टाइम में वो क्या डिवाइड कर दिया गया था उसको, है ना। तो जब उसको डिवाइड कर दिया था अलग अलग भाग में क्या हुआ था? क्रस्ट बट गया था और वही प्लेट का निर्माण किया था। समझ में आ रहा है ना? ये तो क्लास हो चुका है इसका, चुप क्यों है फिर? तो प्लेट 6 प्लेट में लगभग बड़ा बड़ा प्लेट में बट गया और 20 प्लेट लगभग छोटा छोटा प्लेट में बट गया। जैसे नजका है, कोकस है, ये सब छोटा छोटा प्लेट है। तो ये प्लेट की क्या प्रवृत्ति होगी?
दूसरी बात, पृथ्वी के निर्माण से रिलेटेड जितने भी थ्योरी, हाइपोथेसिस एंड कंसेप्ट हम लोग पढ़े हैं, उसमें क्या था, पृथ्वी की जो ऊपरी क्रस्ट है, लिथोस्फीयर जो है, लिथोस्फीयर में क्रस्ट और थोड़ा सा ऊपर वाला मेंटल का भी भाग आ जाता है ना, तो लिथोस्फीयर आस्थेनोस्फीयर पे क्या रहा है, तैर रहा है। लो वेलोसिटी जोन इसको बोले थे, लो वेलोसिटी जोन। लिथोस्फीयर क्या है, आस्थेनोस्फीयर पे तैर रहा है। और आस्थेनोस्फीयर क्या है, एक प्लास्टिक मंडल भी बोला जाता है उसको, दैट इज नोन एज प्लास्टिक मंडल से दुर्बल मंडल भी उसको बोलते हैं, मतलब वो लचीला है वहां पे। तो प्लेट हमारा क्या है, ऊपर ऊपर तैर रहा है, जिसपे हम लोग खड़ा भी है, ठीक है। तो ये लो वेलोसिटी जोन हो गया, और 6 मेजर प्लेट में बटा हुआ है। और प्लेट की जो प्रवृत्ति है, कैरेक्टर इसका है, इसका प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, चलायमान है, एक दूसरे से टकरा रहा है, एक दूसरे से पास से गुजर रहा है, और एक दूसरे में छेपित हो रहा है, सबडक्शन हो रहा है। 3 तरह की प्लेट अब है। कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री refers to divergent plate. And second is destructive plate boundary refers to convergent plate. And the third is conservative plate boundaries. This plate slips one each other, एक दूसरे से पास से गुजरते हैं। जैसे कि एक प्लेट अगर इधर जा रहा है ना, तो एक प्लेट इधर जा रहा है, विपरीत दिशा में। इसमें क्या होगा, इसको हिंदी में कहते हैं अपसारित प्लेट, और इसको क्या कहेंगे, अभिसारी प्लेट। कंस्ट्रक्टिव प्लेट रचनात्मक प्लेट बाउंड्री है, और ये विनाशात्मक प्लेट बाउंड्री होगा, और ये संरक्षित होगा। लिखते जाएंगे। तो प्लेट बाउंड्रीज, डाइवर्जेंट प्लेट, मैं फिगर के साथ भी लाऊंगा, अभी पहले समझ लीजिए इसको। इसको अपसरण कहेंगे या अभिसरण कहेंगे, हिंदी वाले इसको क्या कहेंगे, अपसरण या अभिसरण? क्या होगा, अपसरण होगा। डाइवर्जेंट है ये, एक दूसरे से विपरीत जा रहा है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे। अब मान लिया मैग्मा चेंबर, जिसको हम बोले थे समवहनीय धारा, मेंटल प्लूम, यहां से निकल रहा था, और ये इधर के ले गया और ये इधर के ले गया, यहाँ तो फॉल्ट बन गया था, ठीक है, ध्यान से सुनिए इस चीज को। यहाँ फॉल्ट बन गया था, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, मतलब डाइवर्ट हो रहा है यहाँ से। और किस प्लेट, इसका मतलब है कि इसका यहाँ पर एक बाउंड्री होगा प्लेट का, होगा कि नहीं, प्लेट का बाउंड्री होगा ना। तो ये बाउंड्री जो है दोनों का पहले साथ में जुड़ा हुआ था, रप्चर होने के बाद जब इधर से उधर जा रहा है, एक दूसरे के विपरीत जा रहा है, तो ये जो है बाउंड्री होगा। अब यहाँ से मोल्टेन मैग्मा निकल रहा है प्लूटम से, जितने भी चीजें यहाँ जा रही संबंधी धारा के रूप में, यहाँ जाते जाते क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है, और ठंडा जब हो रहा है तो फिर ये अलग तरह से चट्टानों का यहाँ निर्माण करते जा रहा है, अलग तरह के न्यू चट्टानों का यहाँ निर्माण करते जा रहा है। समझ में आ रहा है ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रचनात्मक प्लेट बाउंड्री, ये रचना करता है।
समझ में आया? ये क्या कर रहा है? ये रचना कर रहा है यहाँ न्यू प्लेट का, मतलब इस बाउंड्री से रिलेटेड न्यू रॉक का निर्माण कर रहा है। और किसके थ्रू हो रहा है? ये मैग्मा के थ्रू हो रहा है। तो यहां पर जो क्रस्ट बनेगा, इसका मतलब है कि पहले जो पपड़ी बनी थी हमारी पृथ्वी की, क्रस्ट बनी थी, सबसे पहले जो पपड़ी बनी थी वो खत्म हो गया, फिर नया नया पपड़ी भी आया, है ना? कहां पर ये स्थिति होगी? जहां रीज होगा, जहां से प्लूम निकलेगी, जहां से लावा निकलेगी, है ना, जहां पे कटक होगा। और ये अटलांटिक महासागर में है, डॉल्फिन और चैलेंजर कटक में आऊंगा फिगर के साथ। तो पहले इसको समझिए, यहाँ पे निकल रहा है, एक तो इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, नीच में बीच में क्या हो रहा है? न्यू चट्टान का निर्माण हो रहा है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, और ये बाउंड्री के साथ हो रहा है, तो दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, इन हिंदी रचनात्मक प्लेट। ठीक है, प्लेट की नाम क्या हो गया? डाइवर्जेंट प्लेट। चूंकि ये क्या हो रहा है? डाइवर्ज हो रहा है, एक दूसरे के विपरीत जा रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? अपसारित प्लेट। और ये रचनात्मक प्लेट इसलिए कहेंगे कि नया क्या कर रहा है? चट्टानों का नया नया प्रकृति के निर्माण यहाँ कर रहा है। समझने में कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो इसका एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हैं, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। ठीक है, ये डाइवर्ज हो गया, अपसारित हो गया। अब है कंस्ट्रक्टिव प्लेट, सॉरी डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज। इसका मतलब है कि जब कंस्ट्रक्टिव तो रचना कर रहा है, और डिस्ट्रक्टिव क्या करेगा? बर्बाद कर देगा इसको, यही ना है? बर्बाद कब करेगा? ये जब एक दूसरे से टकराएंगे आकर। लड़ाई झगड़ा कहाँ उत्पन्न होती है? एटम फटी कहाँ करते हैं? टकरा जाते हैं तब। अब इस प्लेट को, क्रस्ट को, इस पपड़ी को कहाँ ले चला जाएगा? ये नीचे जाएगा। और नीचे हमको पता है कि 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर के हिसाब से टेम्परेचर इंक्रीज करता है। और जब टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज कर रहा है तो इस प्लेट को गला देगा, बहुत नीचे ले जाने के बाद, बहुत नीचे ले जाने के बाद गलाएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि अभी भी क्या है? गर्म है। और हमको पता है कि कितने किलोमीटर तक, 4000 किलोमीटर तक कितना है लगभग? कितना? कोर में टेम्परेचर कितना है? 5000 डिग्री सेल्सियस है। आप सोच सकते हैं 5000 डिग्री सेल्सियस है कोर में, वहां तक तो पहुंचने के लिए सवाल ही नहीं, वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, इसको तो ऊपर ही गला देगा। तो इसलिए इसको विनाश कर रहा है, इस चट्टानों को क्या कर रहा है? ये विनाश कर रहा है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इस और 21 किस बाउंड्री से हो रहा है? ये प्लेट की इस बाउंड्री से हो रहा है ना? तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, और दैट इज नोन एज अभिसारी प्लेट। कन्वर्ज हो रहा है यहाँ, मतलब यहाँ आकर के एक दूसरे से मिल रहे हैं, फॉल्ट का यहाँ भी निर्माण होगा ड्यू टू कंप्रेशन। कोई दिक्कत तो नहीं समझने में? तीसरा है कंजर्वेटिव। इसमें तो पता है ना, इसमें टकराता है नहीं, इसमें प्लेट टकराता है नहीं, इसमें एक दूसरे प्लेट कहता है कि आप बड़े आदमी हैं, बगल से गुजर जाएं, हम आपसे छोटे हैं, कोई बात नहीं, समझौता करके हम निकल जाएंगे, टकराएंगे नहीं आपसे। ठीक है, ये प्लेट की प्रवृत्ति यही है, ये समझौता वाला है। इसलिए क्या रहता है? ये संरक्षित रहता है। कमजोर आदमी और बरियार आदमी में क्या फर्क होता है? चालाकी और बहादुरी में फर्क है कि नहीं है? चालाकी और बहादुरी में फर्क है, और आसमान जमीन का फर्क है। हर जगह बहादुरी दिखाइएगा तो दिक्कत हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगा? कौन प्लेट में चले जाएंगे आप? डिस्ट्रक्टिव में चले जाएंगे। लेकिन आपको अगर एग्जिस्ट करना है, आगे बढ़ना है, तो समझौता करना पड़ेगा, यहाँ चालाकी दिखानी होगी, है ना? तो सेम सिचुएशन से अप्लाई होता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो दोनों का प्लेट एक दूसरे से क्या करते हैं? फास्ट स्लिप करते हैं। क्या चीज? ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स सभी बताए ना, मेंटल प्लूम होता है, तापीय संबंध धारा जो होती है। दूसरी बात, प्लेट जब संचालित होता है तो बहुत सारे, सिर्फ एक फोर्स काम नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स काम नहीं करता है, लेकिन मेन फोर्स जो है थर्मल कन्वेक्टिव करंट है, क्योंकि कंडक्शन इसमें अप्लाई नहीं होगा और रेडिएशन इसमें अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक हीट का ट्रांसफर होगा। किस चीज से होगा? वो संवहन से होगा। ठीक है, और वो कन्वेक्शन से होगा। क्योंकि पृथ्वी के नीचे रॉक है, तो रॉक क्या है? हीट का क्या है? गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर है? रॉक्स का बैड कंडक्टर होगा, तो इसका तो अप्लाई ही नहीं होगा, ये नीचे में अप्लाई ही नहीं होगा। रेडिएशन निर्वात में चलता है, वैक्यूम में, तो पृथ्वी के अंदर तो सवाल ही नहीं उसका उत्पन्न होता। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बच जाता है ट्रांसफर करने के लिए, वो क्या है? कन्वेक्शन।
और कन्वेक्शन के थ्रू ये हीट ट्रांसफर हो रहा है, और हीट ट्रांसफर के थ्रू क्या करता है, उसको संचालित करता है। ठीक, समझने में कोई दिक्कत है? अब संरक्षित प्लेट जब आ गया तो लगभग इसका कॉन्सेप्ट पूरा हो जाता है प्लेट टेक्टोनिक का। प्लेट टेक्टोनिक यही कहता है। अब कहता है कि ज्वालामुखी भी आएगी इससे और भूकंप भी आएगा इससे। भूकंप कैसे आएगा? अब दो प्लेट आपस में टकराएंगे, अगर जो पास से गुजर गए, अगर मान लिया रगड़ कर भी जा रहे हैं तो कंपन तो करेगी, कंपन तो करेगी, यहां भी भूकंप आएगा। डाइवर्जेंट में क्या होगा, भूकंप आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो किस प्रकार का भूकंप आएगा? सोच के बताएं कि डाइवर्जेंट में ये है भूकंप आएगी या नहीं, अगर आएगी तो फिर किस प्रकार का आएगा? वो डीपेस्ट पॉइंट वाला आएगा या फिर मॉडरेट वाला आएगा? पार्डन, किलोमीटर 35 किलोमीटर। लेकिन अगर डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री होगा तो सोच सकते हैं वो 700 किलोमीटर तक चला जाएगा। इसका सेंटर कहां बन सकता है? 700 किलोमीटर तक। अब देखिए कैसे होता है। ये जा रहा है, अब दोनों टकरा गया। ये टकराने के बाद क्या होगा? एक नीचे और ये इसके ऊपर, ये सिचुएशन बनेगी। और क्वेश्चन ये उठता है कि कौन सा प्लेट नीचे जाएगा? जो हैवी होगा। तो हैवी प्लेट कौन सा हो सकता है? ओशियनिक, चूंकि कल हम पढ़ा चुके हैं आप लोग को, ठीक ना, कि ओशियनिक प्लेट जो होता है हैवी होगा और कंटिनेंटल प्लेट जो होगा लाइटर होगा। तो ओशियनिक प्लेट क्या होगा? नीचे क्षेपित होने लगा, सबडक्शन होने लगा, इसका सबडक्ट हो गया। क्या चीज? कल तो हम बताए थे कि थे नहीं थे, देखिए तो ठीक है। ये क्या होता है? नीचे, ये क्या होता है? नीचे चला जाएगा, क्षेपित हो जाएगा, सबडक्ट होगा। अब सबडक्ट होगा तब मान लिया यहां पहुंचते पहुंचते ये प्लेट गल गया ड्यू टू ह्यूज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर्स। अब टेम्परेचर के कारण जब ये क्या हुआ, पूरा गल गया, तो फिर ये एक्सपैंड करेगा। हवा जब गर्म होती है तो क्या होता है, फैलता है या सिकुड़ता है? ये फैलेगा। फैलने के लिए इसको जगह चाहिए, जगह तो अंदर में है नहीं। ये फिर क्या करेगा, ये फिर बाहर की ओर भागेगा और लास्ट में यहां क्या करेगा, ये एपी सेंटर बनाएगा ज्वालामुखी का, ठीक ना, और फिर ये उत्पन्न करेगा भूकंप को। सेम प्रोसेस पूरे पृथ्वी पे इसी तरह से चलती रहती है। समझ गए? अब है कि कौन सा प्लेट अंदर गया जिसके कारण पर्वत का निर्माण हो जाता है, कौन सा प्लेट ऊपर गया जिसके कारण किसी और चीज का निर्माण हो जाता है। तो हमारा इंडियन प्लेट है, अब फिगर पे आना पड़ेगा। इंडियन प्लेट है, किसमें क्षेपित हो रहा है? कौन सा प्लेट में क्षेपित हो रहा है? ये यूरेशियन प्लेट में क्षेपित हो रहा है, या यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट में क्षेपित हो रहा है। ये तो हम बात समझ गए कि चलिए ये ओशियनिक प्लेट था और हैवी था, इसलिए लाइटर प्लेट के नीचे चला गया। अब दोनों कंटिनेंटल प्लेट है, तो फिर किसमें होगा, क्या स्थिति होगी? क्या स्थिति होगी? होगा कौन सा, किसी को तो नीचे जाना होगा ना, कौन सा जाएगा फिर? और ये किस चीज पे डिपेंड करेगा कि कौन सा प्लेट नीचे जाएगा? जो भारी रहेगा तो क्लियर कट है, जो भारी रहेगा वो नीचे जाएगा। लेकिन जब दोनों कंटिनेंट है तो हम कैसे इसको जाने कौन सा प्लेट भारी था कौन सा हल्का था? और ये डिपेंड करेगा वहां पे कि बिग पॉइंट, जंक्शन, मिलन बिंदु जो है वो बिग पॉइंट है या नहीं। जैसे मेडिटेरेनियन सागर जो है, उसके उससे लेकर के एक प्लेट जो किनारा बना है, जहाँ डीपेस्ट हैवी मतलब फोकस आता है, बहुत डीप वाला मतलब अर्थक्वेक वहां पे आता है, और परिप्रशांत क्षेत्र में बहुत डीप वाला आता है। इसके पीछे कारण क्या है कि प्रशांत महासागर की जो प्लेट है, एशियाई प्लेट में और नॉर्थ और अमेरिकन प्लेट में क्या हो रहा है, क्षेपित हो रहा है, ठीक ना। ओशियनिक प्लेट जो है किसमें, कंटिनेंटल प्लेट में क्षेपित हो रहा है, सबडक्ट हो रहा है, यही कारण वहां से डीप पॉइंट की आती है, डीपेस्ट पॉइंट का आता है, फोकस उसका बहुत डीप में होता है। इसीलिए परिप्रशांत क्षेत्र और जापान से रिलेटेड जितना भी सेक्टर है
उसको मतलब इतना भूकंप आते रहता है कि पृथ्वी लगभग डोलते रहती है। समझ में आ रहा है ना, कहाँ गया फिगर वाला? परिप्रशांत सरकम पैसिफिक बेल्ट कौन सा हो सकता है? छोड़िए, पहले आप लोग को ये पता है ना कि कौन कौन सा देश है कहाँ कहाँ पे? पता है ना ये सब बताना पड़ेगा नहीं ना? तो प्रशांत पैसिफिक ओशियन कहाँ, ये भी पता होगा। इसके इधर और इसके इधर, मतलब गोल ग्लोब है ना, ये तो घूमी हुई है। तो ये वाला पॉइंट उस पॉइंट से कहीं जाकर के मिली हुई है उस साइड से, ठीक ना? मतलब इसको हम फ्लैट के रूप में देख रहे हैं, लेकिन ये क्या हो जाता है, इस तरह से है। तो पीछे साइड क्या चला, प्रशांत महासागर चला जाएगा, पैसिफिक ओशियन चला जाएगा। तो ये जो बाउंड्री है यहाँ क्या है, रॉकीज और एंडीज। रॉकीज और एंडीज पर्वत है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, और ये क्षेत्र हो गया परिप्रशांत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ क्या होगा, अब ये प्लेट है, ये पैसिफिक ओशन, ये क्या है, पैसिफिक प्लेट। यहाँ भी पैसिफिक प्लेट होगा। वर्ल्ड के बारे में पता है ना, नॉर्थ साउथ सब पता है ना, सब ये बताना पड़ेगा। इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। अब ये सेक्टर जो होगा ये क्या कहलाएगा, बताएं कोई? साउथ ईस्ट कहलाएगा, कंफर्म है? और ये वाला नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा, राइट। ये वाला साउथ वेस्ट। सिर्फ हम सिंपल मतलब बीच वाले को ही लिए हैं, मेन यही है ना, इसी के अकॉर्डिंगली सबको बांट दिया गया है। अब परिप्रशांत क्षेत्र में हैवी मतलब बहुत डीप पॉइंट का, बहुत डीपेस्ट पॉइंट का आता है यहाँ पे, सबसे नीचे मतलब 700 500 400 300 इतना किलोमीटर नीचे फोकस होता है। कारण क्या होता है कि ये प्लेट जो है ना, ये प्लेट है और ये एशियाई प्लेट है, ध्यान से समझिए। इधर एशिया हो गया ना, चाइना है, लाओस है, कंबोडिया है, म्यांमार है, भारत है, ठीक ना, ये सब एशिया में आ जाता है। और ये प्रशांत क्षेत्र है, ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है और ये प्लेट है। अब दोनों टकराएंगे, टकराएंगे ना, तो कौन सा क्षेपित होगा, प्रशांत वाला क्षेत्र क्षेपित हो जाएगा, क्योंकि वो ओशियनिक प्लेट है। सेम सिचुएशन से यहां होगी। ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका में कितने कंट्री हैं, कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और मैक्सिको है, बड़ा बड़ा, ठीक ना, बड़ा बड़ा में कौन कौन है, कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट है और मैक्सिको है। अब देखिए ये प्लेट जो है यहां से टकरा रही है, अब ये क्षेपित हो रही है किस में, नॉर्थ अमेरिका में, और इधर क्षेपित हो रहा है साउथ अमेरिका में। तो जहां क्षेपित होगा, जहां सबडक्ट होगा, क्या करेगा, बलन पैदा कर सकता है। और बलन जब पैदा करेगा, यही कारण फोल्डेड माउंटेन का निर्माण हुआ है, कहां पे, रॉकी पर्वत का निर्माण हो गया और एंडीज पर्वत का निर्माण हो गया। यहाँ रॉकी पर्वत बन गया और ये यहाँ तक, सोचिए, जहां एकदम समझने वाला आसान तरीका है। इसको क्षेपित हुआ नीचे, बलन पैदा कर दिया, जैसे कि मैंने टकराया, तो कभी दो ट्रेन टकराती है तो ऊपर उठ जाता है ना कभी कभी, तो सेम सिचुएशन बलन में होती है। जब टकराया तो क्या हुआ, एगो नीचे चला गया ऊपर, कोई ऊपर उठा दिया, कोई नीचे चला गया। तो सेम सिचुएशन यहाँ हुई, एंडीज पर्वत का निर्माण कर दिया कहाँ, साउथ अमेरिका में, और रॉकी पर्वत का निर्माण कर दिया कहाँ, नॉर्थ अमेरिका में। इसका मतलब मार्जिन ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड मार्जिन ऑफ द साउथ अमेरिका बाउंड्री जो है, ये किस चीज के लिए जाना जाएगा, अभी और क्विक बढ़ रहे हैं, मतलब डीपेस्ट पॉइंट का आएगा यहाँ, सबसे गहरे भूकंप यहाँ आएंगे। समझ में आ रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग जा रहे हैं अभी।
कि सबसे गहरे भूकंप यहाँ आएंगे। ये तो परिप्रशांत क्षेत्र, इसको किस नाम से जाना जाता है? सरकम पैसिफिक बेल्ट, सरकम पैसिफिक बेल्ट, परिप्रशांत क्षेत्र। ये परिप्रशांत क्षेत्र है। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, अगर यूपीएससी के कैंडिडेट हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन कंसेप्चुअल बनाएगा। कैसे? कि गहरे भूकंप यहां आएंगे या फिर इस सेक्टर में आएंगे। भूकंप तो यहां भी आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? क्या कारण, और किस प्रकार का भूकंप आएगी यहाँ पे? यहाँ डाइवर्जेंट होगा या फिर कन्वर्जेंट होगा? ये तो कन्वर्जेंट है। जब ये कन्वर्जेंट है, ये क्या होगा? यहाँ डाइवर्जेंट है, यहाँ अटलांटिक कटक है बीच में। कटक होता है, एक रीज होती है, पृथ्वी से ऊपर निकली हुई उभार होता है। और वो किस कारण से होता है? वही कारण होता है थर्मल कन्वेक्टिव करंट के कारण होता है। ठीक ना? तो ये इस रूप में है, मछली के आकार के, इस आकार का है ये। ठीक है, इस आकार का है ये। डॉल्फिन कटक और चैलेंजर कटक है। तो ये अंदर से क्या कर रहा है? मैग्मा को उबालता है और रचनात्मक प्लेट का निर्माण करता है, इसलिए यहाँ हल्के हल्के उद्गम क्षेत्र का भूकंप आएगा यहाँ। ठीक ना? कॉन्सेप्ट क्लियर अगर नहीं होता है तभी यूपीएससी के कैंडिडेट फंसते वहां जाकर के कि भूकंप गहरा वाला कहाँ आएगा और हल्का वाला कहाँ आएगा, किस क्षेत्र में आएगा और किस क्षेत्र में नहीं आएगा। हमारा इंडिया की स्थिति यह है ना, ये भी एक बाउंड्री है, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। यहां भी भूकंप आएगा। 3 क्षेत्र है, 4 क्षेत्र है भूकंप के लिए, एकदम सुप्रसिद्ध है, वहां भूकंप की स्थिति बहुत ज्यादातर बनी हुई रहती है। अब ये जापान है, अब सोच सकते हैं कि भूकंप कितना आएगा? आते ही रहता है यहाँ। ठीक ना? पृथ्वी डोलती ही रहती है वहां। अब यहाँ क्या आएगा? ये तो यहाँ गहरे वाला भूकंप, यहाँ भी गहरे वाला भूकंप आ गया, और यहाँ छिछले वाला भूकंप, मतलब जिसकी डिपेस्ट पॉइंट कम है। और यहाँ क्या होगा? अब ये वाला एरिया जहां से हिमालय का निर्माण हुआ है, हिमालय यही है ना, यहीं से यहां तक है ना हिमालय। समझ में आ रहा है कि नहीं? हिमालय यहीं तक है ना। तो ये हिमालय का जो क्षेत्र है, ये किस तरह के भूकंप यहाँ आता है? प्लेट पे डिपेंड करता है। हम बहुत पहले बता चुके हैं कि प्लेट पे डिपेंड करता है। जहां कन्वर्जेंट होगा वहां डिपेस्ट पॉइंट का आएगा, जहां डाइवर्जेंट होगा वहां। चूंकि हमारा इंडियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट के अंदर छेपित तो हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ भी डिपेस्ट पॉइंट का भूकंप आएगा। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्ट का सेंटर हो गया, नेपाल हो गया, ये क्या होता है? ज्यादातर भूकंप यहीं आते हैं। दिल्ली वगैरह दहल जाता है चूंकि नजदीक है वहां से, कश्मीर नजदीक है वहां से। समझ में आ रहा है ना? इसलिए वहां भूकंप ज्यादा आएगा। यहाँ भूकंप क्या होगा? तीव्र गति वाला आएगा। दिल्ली यहाँ देखिए सेंटर है, लगे सटे हुए है, हिला देता है तुरंत आकर के। अब स्थिति यहाँ ठीक है, यहाँ भूकंप ज्यादा नहीं आता है बीच बीच वाले में। लेकिन बिहार की भी स्थिति ठीक नहीं है। बिहार यहाँ है ना, और जब बिहार यहाँ है तो सोचिए स्थिति क्या हो सकती है। पहले 5 जोन में बटा हुआ था पूरा भूकंप क्षेत्र, भारत से रिलेटेड में बात कर रहा हूं। अभी 4 क्षेत्र में बटा हुआ है। जोन हाईली इंटेंसिटी का और मॉडरेट का, लो का, इस तरह से बटा हुआ है 4 क्षेत्र में, लिखवा देंगे। तो हमारा जो बिहार है किस स्थिति में आ जाएगा? वो हाई जोन में आ जाता है। समझ में आ रहा है ना? मतलब 4th और 3rd दोनों में आ जाता है ये। उत्तरी बिहार खास करके उत्तरी बिहार क्या है? ये जो सटा हुआ है नेपाल से रिलेटेड, भूकंप आने की संभावना वहां ज्यादा वाला है, ज्यादा छोड़ में। मतलब 54% एरिया है टोटल भारत का ना, लगभग संवेदनशील एरिया है किससे? भूकंप संबंधित 54% एरिया। परिप्रशांत क्षेत्र में लगभग पूरे पृथ्वी के भूकंप का 65% यहीं आता है। 65% यहाँ आता है। समझ में आ रहा है ना? 21% लगभग इस एरिया में आता है। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। गहरे भूकंप कहाँ आएंगे और छिछले भूकंप कहाँ आएंगे। गहरे भूकंप परिप्रशांत क्षेत्र में आएगा और ये मिड कॉन्टिनेंटल एरिया में आएगा। किस किस को टच करेगा? ये
हाँ तो दोनों तरफ होगा ना, 65% परिप्रशांत बेल्ट का मतलब हो गया कि 65% टोटल, ठीक है। और यहाँ भी आएगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन ये जो है ये छिछले भूकंप आएंगे चूंकि डाइवर्जेंट प्लेट यहाँ है। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक नहीं ना? करना है, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ लिए, कारण भी पढ़ लिए, ठीक है। और क्या क्या चीज हम लोग जाने अभी तक? कारण हो गया, क्या बचा है अब? एडवांटेज। भूकंप के बारे में भूकंप के बारे में वैज्ञानिकों का विचार सिर्फ विनाश से ही संबंधित नहीं है, सिर्फ विनाश से ही संबंधित नहीं है, बल्कि इसके कुछ फायदे भी हैं, बल्कि इसके कुछ फायदे भी हैं। नंबर 1, क्लासिफिकेशन नहीं करवाए हैं भूकंप का। भूकंप आने की स्थिति में भूकंप आने की स्थिति में जीवाश्म पदार्थ भूकंप आने की स्थिति में जीवाश्म पदार्थ पृथ्वी के नीचे से ऊपर आ जाती है। जीवाश्म पदार्थ पृथ्वी के नीचे से ऊपर आ जाती है, जो विज्ञान के लिए एक शोध का मार्ग तैयार करता है, एक शोध का मार्ग तैयार करता है। दूसरा पॉइंट है, हमारी पृथ्वी 3 परतों में बटी हुई है, हमारी पृथ्वी 3 परतों में बटी हुई है, जिसकी आंतरिक संरचना के बारे में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इनकी आंतरिक संरचना में बहुत से मूल्यवान पदार्थों का उपस्थिति हो सकती है, मूल्यवान पदार्थों की उपस्थिति हो सकती है, जिसको शोषण करना अभी भी बाकी है, जिसको शोषण करना अभी भी बाकी है। यह भी वैज्ञानिकों का नहीं, इसी में यह भी वैज्ञानिकों का शोध का विषय है, यह भी वैज्ञानिकों का शोध का विषय है, जिसमें भूकंप अलग तरह से सहायता पहुंचाती है।
जिसमें भूकंप अलग तरह से सहायता पहुंचाती है। भूकंप के माध्यम से, तीसरा पॉइंट, भूकंप के माध्यम से बहुत सारे पदार्थ पृथ्वी के ऊपर निक्षेपित हो सकती है। निक्षेपित हो सकती है और यह मिट्टी को वनस्पति के लिए और यह मिट्टी को वनस्पति के लिए और यह मिट्टी को वनस्पति के लिए सुयोग्य, मिट्टी को वनस्पति के लिए सुयोग्य अवस्था बनाती है, सुयोग्य अवस्था बनाती है। कहीं कहीं क्या होता है ना कि भूकंप आने के बाद पृथ्वी उत्संबलन और अवसंबलन हम पढ़ाए हैं आप लोग को। ये स्थिति इंडोजेनेटिक ड्यू टू इंडोजेनेटिक फोर्स के कारण होता है कि अप रैपिंग होता है और डाउन रैपिंग होता है। तो पृथ्वी कहीं कहीं क्या हो जाती है, बहुत नीचे चला जाता है, कहीं कहीं ऊपर चला जाता है। तो उस स्थिति में क्या हो सकता है, नीचे की मिट्टी जो हो सकता है उपजाऊ हो ऊपर आ जाए और ऊपर की मिट्टी नीचे चला जाए। और क्या हो सकता है, बड़े बड़े जलाशय का भी निर्माण हो जाता है, ठीक ना, लेक वगैरह झील वगैरह भी कहीं कहीं बने जाते हैं। तो भूकंप का ये सब फायदा है, उसको बनाने की रिजर्वियर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज एक डैम बनाने में कितना पैसा लग सकता है, लेकिन अगर भूकंप आया तो कहीं की जमीन अगर नीचे चले गई, अचानक नेचुरली बन गया वो, मतलब ठीक ना, सिर्फ क्या है उसको किनारे बनाने की जरूरत है। तो ये सब चीजें फायदे में आता है। अब क्लासिफिकेशन करते हैं। दो प्रकार का क्लासिफिकेशन इसमें किया गया है। एक तो सेंटर पॉइंट के आधार पर किया गया है, सेंटर पॉइंट के जो आधार पर किया गया है सैलो, छिछला वाला, कम गहरे भूकंप। और ये डीप वाला, गहरा, गंभीर भूकंप इसको कहते हैं। इसका कितना हो सकता है, 0 to 35 किलोमीटर, और ये जा सकता है 0 से 250 किलोमीटर, और ये जा सकता है अप्रोक्सीमेटली 600 से 700 किलोमीटर नीचे। अब 600 से 700 किलोमीटर नीचे जाने के मतलब समझ नहीं, किलोमीटर में बात कर रहा हूँ, मीटर में बात नहीं कर रहा हूँ। एक बहुत गहरा होगा, नीचे जाना है ना कि ऊपर जाना है किलोमीटर में, ठीक ना। ये बेसिस ऑफ द सेंटर पॉइंट है, और इसका क्या हो गया, बेसिस ऑन द ओरिजिन के आधार पे है। ये बेसिस ऑफ द ओरिजिन के आधार पे है, ये उत्पत्ति के आधार पे, मतलब वोल्केनिक ज्वालामुखी, प्लेट टेक्टोनिक, ह्यूमन इंड्यूस्ड है, मानव निर्मित हो सकता है। और ये प्लूटोमिक किसको बोलते हैं, प्लूटोमिक, गंभीर है एकदम। ये क्लासिफिकेशन किया गया है। सेकेंड प्लेट टेक्टोनिक है, ये प्लेट
प्लेट विवर्तनिकी, हिंदी इसका प्लेट विवर्तनिकी होता है। जोन लिखे हैं कि नहीं, पिछले बार लिखते चले गए हैं जोन डिस्ट्रीब्यूशन, मुझे पता है नहीं लिखे होंगे। मतलब कौन कौन सा जोन में भूकंप का क्षेत्र है, लिखे नहीं ना, लिखिए फटाफट लिखिए, लिखा देते हैं। ये सब हो गया ना। ह्यूमन इंड्यूस्ड है, नॉर्दर्न अफ्रीका मतलब कोई उत्तरी अफ्रीका, कैसे सेंटेंस छूट जाएगा तो फिर बीच में बोलिएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, बोलिए क्या बोल रहे हो, क्या बोले, सेंटेंस क्या लिखे हैं। हाँ, भूमध्य सागर के इर्द गिर्द देशों मतलब समीप के देशों, नॉर्दर्न अफ्रीका मतलब उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी इंडिया, हिमालय क्षेत्र, और ईस्टर्न अफ्रीका, नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका मतलब उत्तरी उत्तरी पूर्वी अफ्रीका को सम्मिलित करता है, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका को भी। यहां से नहीं फिगर ड्रा किए थे कि जब ये मिड कंटिनेंटल बेल्ट जब आ रहा था तो एक आ जाता है इधर से और एक आ जाता है इधर से, ये चला जाता है हिमालय के तरफ और फिर जाकर उधर मिल जाता है। सऊदी अरबिया जो यहाँ पे है, सऊदी अरबिया, सऊदी अरब हो गया। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम जाने हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या होता है, ये क्या है, इरिट्रिया, इरिसिया या इथोपिया, एक सिंग टाइप का है, ठीक ना, इस तरह से है ये, है ना, यही हॉर्न सिंग के निर्माण करता है लगभग, अफ्रीका के पूर्वी है ये। हम बारी बारी से कंटिनेंट भी करवाएंगे, करेंट भी करवाएंगे, ठीक ना, एटलस अब धीरे धीरे स्टार्ट कर देंगे तो समझ में आ जाएगा फिर चीज। अफ्रीका का डीपेस्ट पॉइंट सबसे कौन सा है, अफ्रीका का किलिमंजारो कहाँ पे है, एटलस जिनके पास है, ऑस्ट्रेलिया देख करके आएंगे कल अगले सेशन में, ऑस्ट्रेलिया सिर्फ अभी देखना है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, कुछ नहीं, इंडिया सबसे लास्ट में करवाएंगे, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया देख करके आना है। फिजिकल और पॉलिटिकल की स्थिति क्या है, फिजिकल में पॉलिटिकल में क्या क्या चीजें हैं, कहाँ है, और फिजिकल में क्या चीजें हैं और कहाँ है, इसको देख करके आइएगा जरूर, ये टास्क रहा आज का। ऑस्ट्रेलिया का एटलस सभी के पास होना चाहिए, और ऑस्ट्रेलिया का फिजिकल और पॉलिटिकल देख करके आइएगा, कहाँ पे स्थिति है, ये नॉर्थ में है हेमिस्फेयर में या साउथ हेमिस्फेयर में है, कौन सी कैपिटल इसकी है, ठीक ना, और फिजिकल में ये देखना है कि पर्वत कौन सा है, ज्वालामुखी कौन सा है, डेजर्ट, डेजर्ट भरा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, और इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, यूपीएससी क्वेश्चन वहां से उठाती है, डेजर्ट से ही ज्यादा उठाती है। क्या चीज, सहारा कहाँ से वहां आ जाएगा, हाँ, थार भी कहाँ से चले जाएंगे आप वहां, ज्योग्राफी पढ़ने वाला का एक लिखिए, भारत का 54% क्षेत्र लगभग भूकंप संवेदनशील है। बिहार का एक तीव्र गति का भूकंप, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी वाला भूकंप का नाम बताएं, कब आया था, बिहार का, बीपीएससी का क्वेश्चन हो सकता है। बिहार में बहुत तीव्र गति से 10-12 हजार आदमी मर गया था सेकेंड में, 83 नहीं, अभी मान लिया 6 पॉइंट का स्केल का अगर आता है, 5 पॉइंट का आता है तो लगता है कि बहुत तीव्र गति से आई थी, और उस समय 5 जनवरी 1934 को आया था लगभग 8.5। 8.5। अब सोच सकते हैं कि रिक्टर स्केल का जो पैमाना होता है मात्र 9 तक होता है, आगे जा सकते हैं चूंकि लॉगरिथमिक होता है, ये 10 के गुणन में चलता है ये, लेकिन 8 पॉइंट पहुंचना ये बहुत बड़ा बात है। 5-6 आता है तो क्या होता है, अभी 2-3 साल पहले लगातार जो भूकंप आ रहा था यहाँ भी, तो स्थिति पहुंचती थी 3-4, 3-4, 5 इस तरह से,
अगर 8 पहुंच गया डायरेक्ट, 4 मतलब दुगना, आप सोच सकते हैं, मतलब पृथ्वी पर जो है ना वस्तुएं हवा में उछलने लगेगी। तो 5 जनवरी 1934 लिख लीजिए, बिहार में तीव्र गति के भूकंप आई थी। नहीं 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 नहीं, इससे ज्यादा है, वो तो परिप्रशांत क्षेत्र ही होगा, एकदम आंख मूंद करके मानिएगा। फर्स्ट में लिखा है कि परिप्रशांत क्षेत्र भूकंपित क्षेत्र है, लगभग वहां दिन भर धरती हिलते ही रहती है। नहीं, इससे भी तीव्रता का है, ऐसे नहीं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। भूकंपीय इतिहास के आधार पे, भूकंपीय इतिहास के आधार पे पूरे भारत को 4 जोन में बांटा है। पूरे भारत को 4 जोन में बांटा है, 4 क्षेत्रों में बांटा है। पहले यह 5 भागों में विभाजित था। पहले यह 5 भागों में विभाजित था। पहला में लिखेंगे लो इंटेंसिटी जोन, कम तीव्रता के क्षेत्र, इसका संख्या 2 है। सिस्मिक जोन 2, भूकंपीय क्षेत्र संख्या 2, कम तीव्रता, कम तीव्रता का क्षेत्र, इसको संख्या 2 से डिनोट किया गया है, ठीक ना। सिस्मिक जोन नंबर 2 है, इसमें लिखिए। इसका इंटेंशंस क्या होगा, इंटेंसिटी इसकी क्या होगी, लगभग कितनी तीव्रता क्या आ सकती है यहाँ, 3, अप्रोक्सीमेटली 3 लगभग। और 43% टोटल एरिया जो है ना पूरे भारत का, वो जोन 2 में आता है। सिस्मिक जोन 2 लिख लीजिए, 43% एरिया सिस्मिक जोन 2, अंडर द सिस्मिक जोन 2। सिस्मिक जोन 3 में लिखेंगे मध्यम, मध्यम भूकंपीय क्षेत्र। इसमें आ जाएगा 6। सिस्मिक जोन 3 में इसमें आ जाएगा, इंटेंसिटी कितनी होगी, मॉडिफाइड मर्कली स्केल जो होता है उस पर कितना आएगा, ये इसकी इंटेंसिटी होगी 6, 5 या 6। 27% एरिया ऑफ द इंडिया, 27% लैंड ऑफ इंडिया। सिस्मिक जोन 4 में लिखेंगे। ध्यान रखिएगा कि सिस्मिक जोन 1 हम नहीं लिखाए हैं, क्योंकि इसको निकाल दिया गया है। सिर्फ कितने जोन में बटा हुआ है, सिस्मिक जोन 2, सिस्मिक जोन 3, सिस्मिक जोन 4 एंड सिस्मिक जोन 5, ठीक ना। 1 को निकाल दिया गया है, 1 नहीं है। ऐसा नहीं सोचेगा कि सर आप 1 नहीं लिखा है, 1 नहीं है। 2, 3, 4, 5 सिर्फ 4 जोन में बटा हुआ है, वो 2, 3, 4, 5। कौन सा हो गया, अभी कौन लिखेंगे, सिस्मिक जोन 4 में लिखेंगे। लिखिए, इसमें भूकंप की इंटेंसिटी कितनी होगी, लगभग 7 to 8, 7 to 8 आने की संभावना है। 18% जो लैंड है पूरे भारत का सिस्मिक जोन 4 में आता है, 18। और वेरी शिवर, वेरी वेरी इंटेंस किसमें आएगा, सिस्मिक जोन 5, भूकंपीय क्षेत्र जोन 5 में। इसका एरिया लगभग 12% है, 12%। अब सबसे तीव्र गति के जो भूकंप है सिस्मिक जोन 5, कौन कौन सा स्टेट उसमें आ जाएगा, ये लिख लीजिए। एरिया 12%, एरिया 12% है, इसको लिख लें। सिस्मिक जोन 5 वाला जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्थ बिहार, अंडमान एंड निकोबार, नॉर्थ बिहार, अंडमान एंड निकोबार। पूरे बिहार को नहीं बांटे हैं, ध्यान से देखिएगा। बीपीएससी का क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में
इंटेंसिटी जो भूकंप क्षेत्र है, उत्तरी भारत की मैं बात कर रहा हूं तो जोन 5 में चला जाएगा, दक्षिणी भारत का किस में आ जाएगा, उससे कम वाला 4 में आ जाएगा। ठीक है, लिखिए उत्तरी भारत, सॉरी उत्तरी बिहार, नॉर्थ बिहार आ गया किस में, जोन 5 में। अब लिखेंगे सिस्मिक जोन 4, 5 वाला लिखा है ना अभी, तो 4 में लिखेंगे। रिमेनिंग पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर का और शेष भाग हिमाचल प्रदेश, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग, उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग, महाराष्ट्र, स्मॉल पोर्शन ऑफ महाराष्ट्र, पूरा महाराष्ट्र नहीं आएगा, वो भी कौन सा किनारे वाला आएगा, ठीक ना, महाराष्ट्र। अब लिखिए जोन 3 में, जोन 3 में सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया आ जाएगा, मध्य प्रदेश, उत्तरी, उत्तराखंड तो पूरा आएगा, उत्तराखंड 5 4 दोनों में है, उत्तराखंड 5 और 4 दोनों में है। थ्री में लिखें सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, लिख लिए। जोन 2 लास्ट, इसमें भी केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश यही सब है, रिमेनिंग पार्ट। नहीं नहीं, बिहार तो पहले हो चुका है, बिहार सिर्फ और सिर्फ 5 9, बिहार जो आएगा 5 और 4 में है, ध्यान रखिएगा, बहुत हाईली इंटेंसिटी यहाँ आती है भूकंप, ऐसा ना सोचिए कि आप बचे हुए हैं। भूकंप होता क्या है, क्लासिफिकेशन सेंट्रल, हाँ क्षेत्र, मेन क्षेत्र है, यूपीएससी के कैंडिडेट क्षेत्र पे ज्यादा ध्यान देंगे और कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं दे करके क्षेत्र पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे ज्यादा ध्यान देंगे। और बीपीएससी के कैंडिडेट फैक्चुअल, कब आया बिहार में भूकंप इतना तीव्रता के, कब आया, यूपीएससी नहीं पूछेगी, कभी नहीं पूछेगी। ठीक है, ठीक है, रेस्ट पार्ट हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में।